साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, जब तबीयत कम खराब हो तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज़्यादा है, और तबीयत जब ज़्यादा खराब हो जाती है तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम दे दी जाती है। तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा अगर इस तरह की फाइंडिंग्स निकल के आती हैं तो ये पक्का चैलेंजेबल है, क्योंकि एक केस सामने आया है, PIVD केस था। इनका इंटीवर्टिबल डिस्क डिसऑर्डर से संबंधित बीमारी थी। जब ये P2 परमानेंट में थे तो इनका रीकैट मेडिकल बोर्ड में 20% इनकी डिसेबिलिटी को असेस किया था, और डिस्चार्ज जाने से पहले रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है, और रिलीज मेडिकल बोर्ड से भी एक बार पहले इनका रिव्यू हुआ जिसमें इनको और ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया था। यानी जब जो P2 परमानेंट कैटेगरी थी उसको डाउनग्रेड करके P3 परमानेंट कर दी, और जब रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ तो ये P3 परमानेंट कैटेगरी में रिलीज किए गए, लेकिन इनकी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी थी वो मात्र 6% रखी। अब ये तो एक बड़ा सवाल है कि जब बीमारी बढ़ गई तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 6% ही कैसे रहेगी। जब P2 परमानेंट थे तब 20% थी, जब P3 परमानेंट में रिलीज किए गए रिलीज मेडिकल बोर्ड के द्वारा तो डिसेबिलिटी की परसेंटेज सिर्फ 6% रह गई। इसको जरूर चैलेंज करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या सिचुएशन है, और उससे पहले यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, पहले परसेंटेज 20 या 20 से ज़्यादा थी और बाद में रिलीज मेडिकल बोर्ड में आपकी परसेंटेज 20% से कम कर दी, लेस देन 20% होने की वजह से आपका डिसेबिलिटी पेंशन या इनिशियल क्लेम इम्पेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया है, तो पक्का इस चीज़ को चैलेंज करें। चैलेंज करने से पहले आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में ज़रूर जान लें कि वो डिसेबिलिटी ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्लिपिडीमिया नहीं होनी चाहिए, और आपकी खराब आदतों की वजह से किसी नशे पत्ते की चीज़ों का सेवन करने की वजह से नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी है जो आपको सर्विस ज्वाइन करते वक्त आपके भर्ती के समय आपको नहीं डिटेक्ट हो पाई थी, और ना ही कोई सर्विस रिकॉर्ड में आपकी डिसेबिलिटी दर्ज की गई थी जब आप भर्ती हुए थे, और बाद में आपको लो मेडिकल कैटेगरी करके डिस्चार्ज कर दिया गया, तो पक्का इस चीज़ को चैलेंज करें। चैलेंज करने के लिए यदि आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। हमारे पास बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो इन मामलों के ऊपर अपनी अच्छी समझ रखती है और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करती है। तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मामले को दिखाते हैं। एक सैनिक जो कि अभी रिसेंटली डिस्चार्ज हुआ है, इसकी हमने अपील तैयार करके भेजी है, और जब ये P2 परमानेंट था तो 20% थी, रिलीज मेडिकल बोर्ड में ये P3 परमानेंट था लेकिन डिसेबिलिटी 6% ही रखी, और ये सिचुएशन बनी कि इसका जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो लेस देन 20% होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। एक डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू, एक डिसेबिलिटी नाना कर दी गई। तो चलिए सीधा आपको मैं दिखाता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 18 अगस्त को हमने इनकी अपील तैयार की थी, इनके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी थी ताकि फर्स्ट अपीलेट कमेटी को इनकी अपील जो है थ्रू प्रॉपर चैनल चली जाए। आप देखेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट अपील का है, फर्स्ट अपील डाली है, और जो सिग्नल रिकॉर्ड ने इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया था उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई थे, ठीक है, और प्रेफर किया इन्होंने फर्स्ट अपीलेट कमेटी को जो इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हुआ था। बंदा भर्ती होता है 8 अप्रैल 2008 को और डिस्चार्ज होता है 31 मई 2026 को, ठीक है, लो मेडिकल कैटेगरी में। अब कैटेगरी कौन कौन सी थी ये है। पहली डिसेबिलिटी इनकी ये है, अदर इंटीवर्टिबल डिस्क डिसऑर्डर विद रेडिकुलोपैथी, RMB में 6% दिया था, ठीक है, और जो डिसीजन आया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इनकी डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ पर वो रिजेक्टेड था। क्यों रिजेक्टेड था? लेस देन 20% था, ठीक है, ये 6% था यानी कि लेस देन 20% था, इसलिए इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन वो रिजेक्ट कर दिया था।
दूसरी डिसेबिलिटी इनकी थी अदर सर्वाइकल डिस्क डीजनरेशन, अदर सर्वाइकल डिस्क डीजनरेशन, जो कि 7% RMB में एसेस की गई थी, लेकिन नाना होने की वजह से इसमें भी रिजेक्ट हो गया था इनका डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ कह लो नए शब्दों में। अब मेन चीज देखेंगे, जब इनके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया गया तो आप देखेंगे जो इनका मेडिकल बोर्ड हुआ था, रीकैट मेडिकल बोर्ड 10 जून 2019 में, तो इनकी डिसेबिलिटी को 20% एसेस किया गया था, ठीक है, 20% एसेस किया गया था। और दूसरी डिसेबिलिटी जो इनकी डीजनरेटिव डिस्क डिसीज थी वो नाना कर दी गई थी कंपिटेंट अथॉरिटी ने। तो एक डिसेबिलिटी जो कि एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस थी वो रीकैट मेडिकल बोर्ड में 20% एसेस की थी, लेकिन बाद में आरएमबी जब हुआ तो मात्र 6% थी। अब सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी, इस पैराग्राफ में मेंशन किया है हमने, द बिग क्वेश्चन अराइजेस व्हेन आई वॉज लो मेडिकल कैटेगरी P2 परमानेंट, द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी वॉज असेस्ड 20% बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड। ठीक है, इस पैराग्राफ में लिखा है कि जब P2 परमानेंट थे, ठीक है, मेडिकल कैटेगरी इनकी जब P2 परमानेंट थी तो इनकी डिसेबिलिटी को एसेस किया था 20%, किसने? ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद ये P3 परमानेंट हुए, ठीक है, P3 परमानेंट में डिस्चार्ज हुए, बाद में रिलीज मेडिकल बोर्ड में इनको P3 परमानेंट में डिस्चार्ज किया, यानी कि बीमारी इनकी, परेशानी इनकी और ज़्यादा बढ़ गई। भाई P2 थे, कम परेशानी थी, P3 है तो इसका मतलब ज़्यादा दिक्कत है, और सिर्फ 6% ही एसेस की थी। भाई P3 परमानेंट में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जब P2 परमानेंट में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% थी तो P3 परमानेंट में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 6% कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है और ये चैलेंजेबल सिचुएशन है। ठीक है, इसको चैलेंज किया जाएगा और ये फर्स्ट अपील का पहले रिप्लाई आएगा, उसके बाद फिर आगे की बातें। और मुख्य बात ये है कि ये जो डिसेबिलिटी इनकी दूसरी जो नाना की थी, ठीक है, इस डिसेबिलिटी को अगर देखें, इस डिसेबिलिटी को जो नाना की थी ये भी सर्विस के दौरान हुई। ठीक है, ये इसको नाना कर दिया है, सर्विस के दौरान हुई। अब आरएमबी खुद कहता है, आरएमबी खुद कह रहा है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये इंडिविजुअल के मिसकंडक्ट की वजह से नहीं हुई है, नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुई है। ठीक है, ना ही इंडिविजुअल ने इन बीमारियों को खुद बढ़ाया है, ना ही इंडिविजुअल की वजह से ये बीमारी हुई है, तो फिर हुई किसकी वजह से है? नाना कैसे हो सकती है? तो आरएमबी की फाइंडिंग्स में ही ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो साथियों, ऐसी ही चीज़ें अगर आपके साथ भी हुई हैं कि भाई जब आप A2 परमानेंट या S2 परमानेंट या P2 परमानेंट थे, E2 परमानेंट थे, तब आपकी डिसेबिलिटी रीकैट मेडिकल बोर्ड में 20% एसेस की थी, और जब आप डिस्चार्ज गए वो परसेंटेज आपकी कम हो गई, या आप P2 परमानेंट से और ज़्यादा डाउनग्रेड हुए, P3 परमानेंट हुए, या S2 परमानेंट से S3 परमानेंट हुए और रिलीज मेडिकल बोर्ड आपका हो गया, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% से कम थी, तो पक्का इस चीज को चैलेंज करें। क्योंकि यदि P2 परमानेंट में डिसेबिलिटी 20% थी तो P3 परमानेंट में डिसेबिलिटी 6% ही कैसे रह गई? बीमारी जब ज्यादा गंभीर थी तब आपको P2 से P3 किया, यानी कि आप और ज्यादा गंभीर रूप से मेडिकली अनफिट हैं। तो बीमारी जब बढ़ती है तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बीमारी बढ़ने से कम कैसे हो सकती है? ये सिचुएशन चैलेंजेबल है, जरूर इसको चैलेंज किया जाए। तो दोस्तों, ये हमारा नंबर है, आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपने केस को हमें दे सकते हैं। आपके केस को हम अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो केस को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ने पर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।